नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड भारतीय शासन एवं राजनीति। विद्यार्थियों, इस कक्षा में इससे पहले वीडियो में हमने राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अर्थ, स्वरूप और उसकी कुछ परिभाषाओं, फिर नीति निर्देशक सिद्धांतों के वर्गीकरण, उसमें जो पहला वर्गीकरण था समाजवादी सिद्धांत या समाजवादी वर्गीकरण, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, फिर अनुच्छेद 43A, फिर अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 47 के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के वर्गीकरण में दूसरा जो वर्गीकरण है गांधीवादी सिद्धांत, उस पर थोड़ी फोकस करते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान महात्मा गांधी के दर्शन से अनुप्राणित है। मतलब वह भारतीय संविधान गांधी के विचारों, गांधी के दर्शन से बहुत प्रभावित था। सिद्धांत का एक बड़ा भाग यह प्रभाव प्रदर्शित करता है। मतलब जो सिद्धांत थे उसके एक बड़े भाग को संविधान में भी उसका प्रभाव प्रदर्शित करता है। वह कौन कौन से हैं? जैसे अनुच्छेद 40, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई बनाने के लिए अधिक शक्तियां प्रदान करेगा। मतलब ग्राम स्तर पर पंचायतों का संगठन होगा और उनके साथ साथ उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई बनाया जाएगा और साथ में उन्हें बहुत से ज़्यादा अधिकार एवं शक्तियां दी जाएगी। फिर गांधीवादी सिद्धांत में आता है एक अनुच्छेद 46, राज्य हरिजनों व अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। कहने का मतलब राज्य हरिजनों व अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 43, राज्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। मतलब राज्य का ये कर्तव्य रहेगा, ये दायित्व रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों को राज्य प्रोत्साहित करेगा और वह ग्राम स्तर तक उन सभी उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेगा। फिर गांधीवादी सिद्धांत में आता है अनुच्छेद 48, गौ रक्षा, कृषि का वैज्ञानिकीकरण, राज्य के प्रयत्न होंगे। मतलब राज्य का ये कर्तव्य रहेगा कि वह गौ रक्षा के साथ साथ कृषि को वैज्ञानिकीकरण करना, कृषि में विज्ञान के नए नए आयामों को लागू करना और उनको समय समय पर जरूरत पड़े प्रोत्साहित भी करता रहेगा। यह राज्य का कर्तव्य रहेगा, जिसे नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी, गांधीवादी सिद्धांतों में इसे शामिल किया गया है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48A और जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48A और जोड़ा गया है, जिसमें राज्य प्राकृतिक वातावरण को सुधारने तथा वन्य जीव और जंगलों को सुरक्षित करने का भी प्रयास करेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्री प्राकृतिक वातावरण को और सुधारना तथा वन्य जीव और जंगलों को सुरक्षित रखने का भी प्रयत्न करेगा। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 47, राज्य मादक द्रव्यों के प्रयोग को निषिद्ध करेगा। मतलब मादक पदार्थ और मादक पेय पदार्थ उनको भी वह सीमित करेगा। तो विद्यार्थियों, यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांत, जिसमें कुछ अनुच्छेद है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 48, फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48A और जोड़ा गया और उसके साथ साथ अनुच्छेद 47। अब आता है तीसरा वर्गीकरण, जिसे कहते हैं उदारवादी सिद्धांत या उदारवादी वर्गीकरण।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के वर्गीकरण का तीसरा जो है उदारवादी वर्गीकरण, इसमें आता है विद्यार्थियों अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य समस्त भारत में समान व्यवहार संहिता बनाने का प्रयत्न करेगा तथा राज्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयत्न करेगा। मतलब यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार राज्य को अनुसरण करना पड़ेगा कि वह समस्त भारत में समान व्यवहार संहिता बनाने का प्रयत्न करे और उसके साथ साथ राज्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रयत्न करेगा। फिर आता है अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयत्न करेगा। कहने का मतलब है कि राज्य की कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका में नहीं होगा। न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र रहेगी। इसलिए राज्य का कर्तव्य रहेगा कि राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयत्न करे। उसके बाद आता है विद्यार्थियों अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राज्यों के मध्य सम्मानपूर्ण संबंधों का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रयत्नशील होगा। मतलब राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राज्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करेगा, सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाएगा और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होगा तो मध्यस्थता के माध्यम से उसको निपटाने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहेगा। तो विद्यार्थियों, यह हो गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ उदारवादी सिद्धांत या उसमें कुछ उदारवादी तत्व। फिर लास्ट अपने पास आता है सामान्य सिद्धांत। मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ सामान्य तत्व, जैसे कुछ नीति निर्देशक तत्व सामान्य प्रकृति के हैं, जिसे अनुच्छेद 37 और 38 में नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित किया गया है। मतलब अनुच्छेद 37 और 38 में कुछ तत्वों, सामान्य तत्वों का भी वर्णन संविधान में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 49 में वर्णित है कि राज्य ऐतिहासिक व कलात्मक महत्व के प्रत्येक स्मारक या वस्तु को जिसे संसद राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे उसे दूषित होने, स्थानांतरित किए जाने, अन्यथा बाहर जाने से रोक सके वह उनकी रक्षा करे, रोके और वह उनकी रक्षा करे। मतलब राज्य के ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व की प्रत्येक स्मारक हो या प्रत्येक वस्तु हो जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक या वस्तु उसको घोषित कर दी है, उसे दूषित होने से, स्थानांतरित किए जाने से, अन्यथा बाहर जाने से रोक सके और उनकी वह रक्षा कर सकेगा। तो यह है विद्यार्थियों कुछ सामान्य सिद्धांत नीति निर्देशक तत्वों के। तो यह हो गया नीति निर्देशक तत्व, उसकी अर्थ, स्वरूप, परिभाषाएं और उनका वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण था, हमने जो इसके वर्गीकरणों के बारे में जो चर्चा की थी उसमें पहला वर्गीकरण था समाजवादी सिद्धांत या समाजवादी वर्गीकरण। दूसरा था गांधीवादी वर्गीकरण या गांधीवादी सिद्धांत। तीसरा था उदारवादी सिद्धांत या उदारवादी वर्गीकरण भी कह सकते हैं। और फिर कुछ सामान्य जो तत्व थे वह है सामान्य सिद्धांत या सामान्य वर्गीकरण। अब आता है नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व। क्योंकि विद्यार्थियों अपने सिलेबस अकॉर्डिंग टू द अपने सिलेबस के अनुसार लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक और कुछ निम्नात्मक प्रश्न भी आते हैं। तो लघु उत्तरात्मक की दृष्टि से या अति लघु उत्तरात्मक की दृष्टि से कुछ ऐसे प्रश्न भी बनते हैं जिसके तहत नीति निर्देशक के सिद्धांतों का महत्व, कोई 2 सिद्धांत बताइए या कोई 4 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये सिद्धांत है, पहला है ये सत्तारूढ़ दल के लिए आचार संहिता है। मतलब जो सरकार शासन करती है, सत्तारूढ़ दल है जो शासन का संचालन करता है,
उसके लिए एक आचार संहिता के रूप में काम करता है, उसके लिए नियमों की गाइडलाइन के रूप में यह काम करता है। दूसरा, ये वास्तविक लोकतंत्र का विश्वास दिलाते हैं, मतलब ये वास्तव में लोकतंत्र से शासन का संचालन हो रहा है या नहीं। इन नीति निर्देशक सिद्धांतों में वास्तव में लोकतंत्र की झलक दिखती है और ये वास्तविक लोकतंत्र का विश्वास भी दिलाते हैं। फिर ये कल्याणकारी, तीसरा जो है महत्व, ये कल्याणकारी राज्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये जो समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी और सामान्य सिद्धांतों का जो हमने वर्गीकरण किया, वास्तव में यह लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा को प्रस्तुत करते हैं। फिर आता है चौथा, ये सरकार की सफलता के मापदंड है। मतलब सरकार की अगर शासन के संचालन का अगर हम मापदंड देखें, अगर सरकार इसके अनुसार फॉलो करती है तो ये सरकार की सफलता के मापदंड हो सकते हैं। फिर पांचवा जो महत्व है, यह उपयोगी नैतिक आदेश है। मतलब ये अपने आप में नैतिक है और लोगों की कल्याण के लिए है, इसलिए ये अपने आप में उपयोगी नैतिक आदेश भी है। फिर आता है छठा महत्व, नीति निर्देशक सिद्धांतों का छठा महत्व आता है संविधान की व्याख्या में सहायक। मतलब इन नीति निर्देशक राज्य के इन नीति निर्देशक तत्वों में संविधान की व्याख्या को झलक देखने को मिलती है और एक छोटे तौर पर ये संविधान की व्याख्या करने में भी बहुत सहायक होते हैं। तो ये हो गया नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व। फिर अंतिम जो आता है, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है। विद्यार्थियों, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है, इसमें हम देखते हैं मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, जबकि निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। मतलब कहने का मतलब, अगर हम देखें तो हमने मौलिक अधिकारों में देखा, जो मौलिक अधिकारों में छठा जो मौलिक अधिकार था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मतलब वास्तव में वह संविधान की हृदय आत्मा कहा है अम्बेडकर ने, क्योंकि जब व्यक्ति के कहीं ना कहीं इन अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी करता है। वो है बंदी प्रत्याशीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा। और ये 5 प्रकार के जो लेख जारी करता है, तो यह है मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। संविधान में कहीं पर भी इसकी न्याय की बात नहीं की गई है। दूसरा, मौलिक अधिकार राज्य को कुछ विशेष कार्य करने से रोकते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत उसे कुछ कार्य करने को निर्देश देते हैं। मतलब दिखता है कि मौलिक अधिकार जो है राज्य को कुछ विशेष कार्य करने से रोकते हैं, क्योंकि अगर राज्य कोई कानून बनाता है और व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उसे रोका जा सकता है, वह वाद योग्य है, उसे न्यायालय में ले जाया जा सकता है। जबकि निर्देशक सिद्धांत तो राज्य को प्रेरित करता है कि कुछ और अलग करे, वह राज्य, जबकि वह उसे राज्य को कुछ कार्य करने के लिए निर्देशित भी करता है। मतलब वो जो 4 वर्गीकरण बताए, उन वर्गीकरणों के अनुसार राज्य कुछ नया कार्य भी कर सकता है, वह राज्य को प्रेरित करता है। फिर तीसरा जो अंतर आता है, मौलिक अधिकारों के मुकाबलों में निर्देशक सिद्धांत कम महत्वपूर्ण है। मतलब यह जरूरी नहीं है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सारों को लागू करे, लेकिन इसलिए मौलिक अधिकारों के मुकाबले मौलिक अधिकार तो व्यक्तियों की फंडामेंटल राइट्स है, व्यक्तियों को मिलने ही चाहिए और सरकार का दायित्व है कि वह व्यक्तियों को समान रूप से मौलिक अधिकार प्रदान करे। हालांकि नीति निर्देशक सिद्धांत भी व्यक्तियों में समान रूप से होता है, लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए तो मौलिक अधिकारों के मुकाबलों में निर्देशक सिद्धांत कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह हो गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों
का अर्थ, स्वरूप, परिभाषा, वर्गीकरण और उसके साथ साथ उनका महत्व और राज्य के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर। धन्यवाद। जय हिंद।